ये रेडियो लेक्सिटी हमसे रूबरू हैं डॉक्टर शिव सिंह सारंग देवोत। आप राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति हैं। शिव सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं। शिव सिंह जी, थोड़ा सा ये बताएं कि अब जब कोविड-19 का जो दूसरा दौर था वो भी धीरे धीरे थोड़ा सा कम हुआ है, तो शिक्षण व्यवस्था और ख़ास तौर पर आपके विश्वविद्यालय के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो पाई और अब हो पाएंगी? धन्यवाद। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि पिछले करीब 16 महीने में इस पूरे बहुत ही उतार चढ़ाव आए। जहाँ तक शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में हमें कभी ऐसा सोचा नहीं था कि शिक्षा को इस तरह से हम जो एक 1-2 क्लासरूम की बात करते हैं, जो एक बच्चों की आँख में आँख डाल के हम कोशिश करते हैं कि बच्चा क्या चाह रहा था। बच्चे हमारे आँख में आँख डाल के कोशिश करते थे कि क्या पढ़ा रहे हैं। तो निश्चय ही वो एक बहुत ही उससे एक कमी रही। लेकिन इन बिटवीन जो एक टेक्नोलॉजी का अपना एक रोल था और जिस तरह से भारत, हालांकि हम कहते हैं कि अभी क्योंकि यहाँ बहुत ही एक जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो है ही है। आप देखिए उदयपुर वर्ल्ड की बहुत अच्छी जानी मानी शहर में माना जाता है, लेकिन यदि हम देखें इसे 10 किलोमीटर बाहर जाएं तो वहाँ की एक अलग परिस्थिति आपको नज़र आएगी। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी दूर दराज तक की भी आज जिस तरह से जो मोबाइल ने जो क्रांति करी है, तो वो हमारे शिक्षा में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हुआ। और करीब करीब हम कह सकते हैं कि हमारे इस सेकंड दौर में जिस तरह से जो हमारी कोर्सेज की बात करते हैं तो करीब करीब 90% कोर्सेज हमने करवा लिए। और इस सेकंड दौर शुरू होने से पहले हमारी जो पहली परीक्षा थी वो परीक्षा भी हो चुकी। तो अभी ये जो 2-3 महीने का टाइम था, इसमें हमारे रिजल्ट्स तैयार हो गए। तो ये एक बहुत अच्छा हमने सिस्टमेटिक वे से, और अभी जो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं आज की डेट में ये कंट्रोल हो गया है। कंट्रोल इन द सेंस कि इसकी संख्या कम है और वापस थोड़ा सा ये सब लिबर्टी दे रही है सरकार। और मुझे लगता है कि जुलाई से सब ठीक हो जाएगा। तो जुलाई से वापस हमारा जो 10% कोर्सेज हैं, जो बच्चों को वापस हम क्लासरूम टीचिंग करके जो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको 1-to-1 प्रॉब्लम सुन के और वापस हम कोशिश करते हैं कि अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम करवाएंगे। प्रोफेसर सारंग देव, थोड़ा सा परीक्षा के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि परीक्षा का एक तरह से जैसे 12th के एग्जामिनेशन इस बार नहीं हुए सीबीएसई के, तो उसके लिए कुछ एक फार्मूला निकाला गया है कि इस आधार पर बच्चों को अंक दिए जाएंगे। तो क्या फिज़िकली यानी बच्चा एग्जामिनेशन हॉल पर आए और एग्ज़ाम दे, ऐसी कुछ व्यवस्था आप करने जा रहे हैं, या फिर जो उसने साल में असेसमेंट किए हैं या दूसरे कोई भी तरीके हैं उस आधार पर उसे बच्चे को अंक दिए जाएंगे? हमारा जैसे विश्वविद्यालय है और स्पेशली हमारा जो राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय है, हमारा डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय हमारा यूजीएस और एमएचआरडी से, जो एमएचआरडी आजकल नई एजुकेशन पॉलिसी में भी शिक्षा मंत्रालय बन गया है, वहाँ से गवर्न होता है। तो वहाँ से ऐसे कोई डायरेक्शंस आए नहीं हैं। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है और जिस तरह से भी वातावरण बना हुआ है तो इस बार प्रमोट का चांसेस कम रहेंगे हर एजुकेशन में और परीक्षाएं होगी। जहाँ तक हमारे विश्वविद्यालय की बात करें तो हम पूरा परफेक्टली मानसिक रूप से तैयार हैं और हमें सभी व्यवस्थाएं हमने कर रखी हैं। इन मई जून महीनों में भी हमारा, जब से लॉकडाउन अभी थोड़ा सा लिबर्टी थी, उसके बाद हम पूरा यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और एक रोड मैप बना दिया है कि किस तरह से हम परीक्षाएँ एक फिज़िकल डिस्टेंसिंग के साथ करेंगे, वो हमने तैयारी कर रखी है। और मेरा ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं हम थोड़ा सा कुछ रिटर्न परीक्षा में के माध्यम से अगर हम करेंगे, सिस्टम को इवोल्यूशन करेंगे, तो वो ज़्यादा उपादेय होगा बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए, हम सभी के लिए। ये रेडियो लेक्सिटी है। हमारे बीच मौजूद है आज पंडित जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत। प्रोफेसर सारंग देवोत, आपसे जानना चाहूँगा कि जो एग्ज़ामिनेशन की बात तो हमने की और ये कोविड का प्रकोप लगभग 1.25 साल से आप मान लीजिए है, तो इस दौरान क्या कुछ बच्चों का किसी सेशन का, किसी पाठ्यक्रम का कोई नुकसान हुआ, और अगर हुआ तो उसकी भरपाई कैसे की गई? अभी ओवरऑल हम देखें तो करीब 4 से 6 महीने पूरा सिस्टम पीछे चल रहा है, क्योंकि अभी जो सेकंड जो दौर आया है इस हम अभी कोई हम मानसिक रूप से तैयार नहीं थे और कभी सोचा भी नहीं था कि भारत में इस तरह से, जिस तरह से जो फर्स्ट दौर में जो पूरा कंट्रोल सिस्टम रहा, और हालांकि इसमें लॉकडाउन लंबे समय रहा था, लेकिन उसके बाद जो हमारी कुछ जो भी कमियाँ सामने वो अलग इशू हैं। लेकिन ये सब अचानक ऐसा हुआ कि हम कुछ देख नहीं पाए, कर नहीं पाए। लेकिन अगर हम देखें कि वास्तव में बच्चों का नुकसान की बात देखें तो अभी इस दौर में हमारा
एक जनहानि की बात करें वो ज़्यादा हुई है। लेकिन एजुकेशन में सभी लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग रखी है, तो बच्चों को ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है और बच्चे मानसिक रूप से पूरे तैयार हैं कि अब जो ही हमारी ये जो व्यवस्था कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलेगी तो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुल मिला के जो 5-6 महीने का जो हम पीछे चल रहे हैं, यदि हमारा नेक्स्ट थर्ड दौर की जो बहुत ही ज़ोर शोर से बातें चल रही हैं और सभी डॉक्टर्स अपने अपने परसेप्शन दे रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम थोड़ा सा क्योंकि कुछ हमें जो हमारी सावधानी रखनी होती है वो रखें, और जो हमारे भूले हैं यदि उनको नहीं दोहराएंगे तो मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत कि जो थर्ड दौर की बात कर रहे हैं वो, क्योंकि अभी जो टीकाकरण वो भी शुरू हो चुका है और अब लोग अभी जो जिस तरह से जो हादसे हुए हैं उससे लोग बड़े भयभीत हैं कि नहीं हमें अब जो एक इसके जो कायदे कानून हैं, एक जो कुछ परहेज़ रखने हैं वो रखेंगे। तो ऐसे में मेरे ख्याल से आगे आने वाले 1 साल में ये सब चीज़ें कवर हो जाएगी। शिव सिंह जी, थोड़ा सा ये भी बताएं कि पाठ्यक्रम बच्चों के ख़ास तौर पर जब ऑनलाइन एजुकेशन की सीमाएं होती है, क्योंकि जब बच्चा क्लास में आ रहा है या बच्ची क्लास में आ रही है तो आप उसको एक्स्ट्रा क्लास में बिठाकर या कुछ अतिरिक्त पढ़ाकर पाठ्यक्रम अगर पूरा नहीं हो तो कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की सीमाएं हैं तो सिलेबस बच्चों के उनका पाठ्यक्रम लगभग पूरा हो गया या इसमें कुछ समस्याएं आई? जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारे अभी जो डायरेक्शंस आएंगे और हम मोस्ट मुझे लग रहा है कि जुलाई से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगे, तो ऐसे में हम ये देखेंगे कि बच्चों का हमारा पूरा 1-to-1 क्लासरूम टीचिंग का एक प्रोविज़न रखेंगे। उनको बगैर हम कोई 2 सप्ताह 3 सप्ताह टाइम देंगे और उसमें यदि किसी का 100% कोर्सेज पूरा हो गया उसके बावजूद ऑनलाइन, उसके बावजूद हम चाहेंगे कि वो बच्चा क्लास में आए, अपनी प्रॉब्लम्स रखें। एक तरह से एक काउंसलिंग सिस्टम टाइप हम कुछ रखेंगे कि जो आपका 100% कोर्सेज हैं उसमें आपका प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है उसको तो हम करवाएंगे, लेकिन इसका थ्योरेटिकल पार्ट को भी हम वापस उसको रिव्यू कराएंगे कि आपको बच्चों के एक उसको सुविधा देंगे कि आपको ये 2 सप्ताह दिए जाते हैं, इसमें इतनी क्लासेस होगी, 10 आपके सेशंस होंगे, 10 सेशन में आप ऐसा करें कि जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप रखें। और बच्चे बहुत सी बार आप जानते नहीं रखते हैं, तो हमारे क्या टीचर अपना आप ही एक एसेस करेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें वापस रिपीट करनी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, तो वो सिस्टम करेंगे तो क्या है बच्चों की जो कमी है, जो एक तरह से ऑनलाइन में कुछ वो नहीं दे पाए, तो वो वापस फोकस कर पाएंगे। रेडियो लेक सिटी में हमसे रूबरू हैं आज प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत। आप कुलपति हैं पंडित जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ के। प्रोफेसर सारंग देवोत, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का जब जिक्र आता है तो उन्होंने अध्यापकों की शिकायत रही कि उन्होंने फ़ीस तो लगभग ली लेकिन बहुत सारे लोगों को वेतन नहीं दिया या आधा दिया या देरी से दिया, और उसके साथ दूसरे अध्यापकों की ये शिकायतें रहीं कि वो शायद मेंटली इस ढंग से प्रिपेयर नहीं थे कि वो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे दें, किस तरह दें। तकनीक से भी बहुत सारे अध्यापक परिचित नहीं थे। बताएं कि अध्यापकों को लेकर ये जो 2-3 शिकायतें थी, ये आपके संस्थान में भी रही या नहीं, और अगर रही तो उनसे कैसे निपटे आप? देखिए, आपकी ये कोविड-19 पैंडेमिक पूरे एक विश्व को एक नई दिशा, नई दुनिया, एक नई व्यवस्था के तहत सोचने को मजबूर किया। बहुत से टीचर्स एक क्लासरूम में अपना एक अलग वातावरण होता है, हर टीचर के और स्टूडेंट के बीच एक अलग संबंध होता है, हर बच्चा समझते हैं बच्चे को एक्स टीचर कैसा है, वाई टीचर कैसा है, उनकी वैसी तालमेल चलता है। लेकिन ये वास्तव में आपने ठीक प्रश्न करवाया कि जब ये ऑनलाइन पढ़ाते बहुत से टीचर्स को बहुत सी उनकी प्रॉब्लम्स भी आई, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जो शब्दों का उच्चारण, किस तरह से बोलना, कैसे बोलना, कहाँ में, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई। तो धीरे धीरे क्यों कोविड जो ये फर्स्ट दौर के बाद जो सेकंड दौर आया, तब तक ये हमारा कह सकते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हो गया बहुत से टीचर का जो इसमें थोड़े कहीं कमज़ोर थे, तो वो सभी ये और इसको स्वीकार करना चाहिए। वास्तव में ऐसी बहुत सी चीज़ें थी, बहुत से पेरेंट्स के, हमारे विश्वविद्यालय की बात नहीं करें लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे बहुत से हमने वीडियोस भी देखे हैं जिसमें पेरेंट्स की बड़ी स्पेशली स्कूल को लेके कि इतनी हाई फीसेस लेते हैं, लेकिन टीचर के पढ़ाने का जो स्तर है वो देखिए आप, उन्होंने बड़ा इस स्तर को बहुत उजागर किया। तो देखो आप, बहुत सी बार क्या होता है कि हमारी जो चुनौतियाँ होती हैं हमें बड़े उसमें अवसर भी अच्छे आते हैं। तो एक तरह से इस पूरी एंटायर जो टीचर कम्युनिटी है उसको अपने आप को प्रस्तुत करने का नया अवसर मिला। और आप देखिए कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें पूरा यही है कि आने वाले समय में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट और जो बेस्ट टीचर होगा वही चल पाएगा। तो एक तरीके से सीख हो गई है।
जहाँ तक हमारे यहाँ की बात करें हम, तो हमारे पूरा हमने बहुत ही सावधानी से ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आई नहीं सभी टीचर, क्योंकि हमारा जो जिस समय मैंने कार्यभार संभाला था, और चूँकि मैं एक कंप्यूटर साइंस का एक विद्यार्थी भी रहा, तो हमने इस जो आईसीटी का जो मैक्सिमम यूज़ पहले से ही हमने कर रहे थे। हमारे विश्वविद्यालय के सराउंडिंग 50 किलो हमारे 8-10 गांव ऐसे हैं जो पहले से हमारे आज से हमारे मनीषी पंडित नागर साहब जो कम्युनिटी सिस्टम को लेके, एजुकेशन लेके बहुत ही उनकी इच्छा थी, वो सिस्टम आज भी हमने कैरी ऑन कर रखा है। तो उनसे भी हमारा क्या है कि हमारा पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह ये सब सिस्टम हमारे यहाँ होते हैं। तो हमारे यहाँ ये सच किसी टीचर को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। और ये हम पूरा मॉनिटरिंग भी पहले करते हैं कि एक टीचर को हमसे कम से कम क्लास में सप्ताह में 3 दिन वो स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से क्लासेस लेनी है। तो वो सिस्टम एक कारगर साबित हुआ, उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। प्रोफेसर सारंग देवोत, आप स्वयं कंप्यूटर के एक तरह से आदमी हैं, जानकार हैं, शिक्षक भी हैं, इतने वर्षों से इस क्षेत्र में जुड़े हैं, लेकिन आपने भी कभी कल्पना की थी कि एकाएक एक वायरस आएगा और उसके बाद शिक्षा का स्वरूप ही बदल जाएगा, और आपने ये भी कल्पना की थी कि शिक्षा का स्वरूप बदल कर अब इस ढंग से हो जाएगा? नहीं, एक ऐसी कल्पना तो हम करते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि लड़का घर से बैठे बैठे अपनी कोचिंग लेगा, इस तरह से पढ़ाई करेगा, जो लर्निंग सिस्टम है वो पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि कोई ऐसा वायरस आएगा और वायरस के माध्यम से एकदम ओवरनाइट सब चेंजेस हो जाएगा। बाकी क्योंकि आप जो इनोवेशन की बात करते हैं, कोई क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो उसमें बहुत से काल्पनिक आपके प्रश्न आते हैं, उन्हें तो क्रिएट करने भी चाहिए, तभी जाके किसी का आप आविष्कार कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो हमारी पूरी साइंस में सब जगह इसमें होता है कि अगर हम कल किस तरह से इफ़ेक्टिव टीचिंग करें ताकि बच्चों को जो कॉलेज आते हैं उनका टाइम वगैरह वो उस तरह से ख़राब नहीं हो। लेकिन ये नहीं सोचा था कि एक ऐसा मोड़ आएगा जिसमें पूरा व्यवस्था ही बदल जाएगी। और लेकिन ये सभी भारत जैसे देश में हुआ, और पूरा देश ने मतलब कोई सी भी स्कूल की बात करें आप, सभी ने अपने लेवल पे बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करी। और जो एक कह सकते हैं कि हमारा बच्चों का कोई ऐसा बिग लॉस नहीं हुआ। ये रेडियो लेक सिटी है, हमसे रूबरू हैं प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत। आप कुलपति हैं राजस्थान विद्यापीठ के। प्रोफेसर सारंग देवोत, थोड़ी सी अध्यापकों के बाद बात कर लेते हैं बच्चों की, विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए भी इस कोविड के समय ने बहुत परेशानियां पैदा की, कुछ तो इस लिहाज से भी कि वे जो बाहर जाने पढ़ने के बहाने से भी बाहर जाते थे और पढ़ाई भी इस बहाने करते थे, उससे वंचित रहे। क्लासरूम शिक्षण से भी बहुत हद तक वंचित रहे। उसके बाद जो दूसरा दौर कोविड-19 का आया, उसने दुर्भाग्य से युवा पीढ़ी को भी काफ़ी प्रभावित किया। तो इस भय से भी उनका बाहर जाना कम हुआ और शिक्षण संस्थाओं में जाने का भी भय उनके मन में पैदा हुआ। ये बच्चों में और बच्चियों में ये भय, और उसके बाद शिक्षा और एजुकेशन जो भी इंटरनेट के थ्रू जितनी भी हुई, बताएं कि उन पर इन चीज़ों का कितना प्रभाव पड़ा और वे इस चीज़ से कितने अडेप्ट हो पाए, और इसमें हम लोग उनकी और क्या मदद कर पाएंगे? कि अगर आपकी जहाँ तक सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा एक तबका ऐसा है हमारे देश में कि जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहता है। मेरा व्यक्तिगत ये सोचना है कि ये एक ऐसा दौर आया, जो लोग बाहर हैं वो भी वापस अपने देश में आए, इवन कि जो जॉब कर रहे हैं वो भी यहाँ आए, और कहीं कहीं ये सोचने को मजबूर हुए कि नहीं, जैसा भी हमारे देश में हमें काम करना चाहिए। तो जो हमारा एक जो ब्रेन ड्रेन होता था, पूरा एक ऐसा ब्रेन जो हम चाहते हैं वो इंडिया में लेके काम करें, इंडिया के लिए भारत का नवनिर्माण करें, तो वो क्या बाहर चला जाता था। अब ये सब चीज़ें ऐसा एक वातावरण बना है कि नहीं, हमें इंडिया में रहना चाहिए और इंडिया में सभी सुविधाएं हैं। अगर हम सुविधाएं कुछ ऊपर नीचे भी हैं तो उसको भी एडजस्टमेंट करके चलें। तो एक ऐसा पॉजिटिव वातावरण बना है कि नहीं, हमें हमारा भारत में ऐसी बहुत सी चीज़ें हम यहीं रह के कर सकते हैं। आप देखिए कि इससे क्या है कि ये जो एजुकेशन सेक्टर है ये वर्ल्ड का कह सकते हैं कि, और इंडिया की बात कर रहे हैं कि ये 3rd मोस्ट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा एक सेक्टर है। और इसमें हम इस एजुकेशन सिस्टम के आधार पर भारत की जीडीपी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा बहुत बड़ा पैसा बाहर जाता था
और आज जिस तरह से नई शिक्षा नीति में कि भाई विदेश से जो वर्ल्ड के जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपसेस हमारे यहाँ भारत में खुलेंगे, और उससे क्या है कि यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा, और उनसे जो कंपटीशन होगा तो उससे हमारी क्या है कि जो हमारी क्वालिटी की बात करते हैं, अब देखिए आज हम रिसर्च पेपर लिखने की बात कर रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी में तो हम सबसे वर्ल्ड में टॉप हैं, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन नेट देखें तो 2-3% ही रहता है, तो वो हमारा बहुत बड़ी समस्या है। तो निश्चय ही ये सब चीज़ें आज, क्योंकि जब आदमी बहुत सा डेवलपमेंट पैसों की वजह से होता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम इसको थोड़ा फोकस करें, इससे हमारी क्वालिटी भी बढ़ेगी और देश को एक जीडीपी बहुत बड़ा भाग इसमें कंट्रीब्यूट हो पाएगा। शिव सिंह जी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दो तरह की शिक्षा के अब दो क्लियर कट तरीके हो गए हैं। भविष्य की शिक्षा, चाहे कोविड-19 के बाद स्थितियां सामान्य हो जाएं, क्या अब ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा बढ़ेगी, या आपको लगता है कि ऑफलाइन ऑनलाइन का एक कोई रेशियो बनेगा, या आपको लगता है कि पहले जैसे होता था यानी ऑफलाइन क्लासेस ही ज़्यादा होती थी वैसी ही रहेंगी? अभी से आप देखिए वो तो डिबेट शुरू हो गई इस पर, जैसे बीच में एक अभी इसमें हम इस चीज़ को तो नहीं कह सकते, लेकिन 40% यूजीसी का ऐसा मानना है कि 40% जो ऑनलाइन होगा 60% ऑफलाइन होगा। तो उसके पीछे मेरे ख्याल से रीज़न ये है कि जब हम घर बैठे कुछ एजुकेशन दे सकते हैं तो उससे दो बातें हो रही हैं कि एक तो हमारा जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो भी कवर होगा, और जो बच्चा 40% ऑनलाइन पढ़ने के बाद 60% जो क्लासेस ऑफलाइन होगी तो वहाँ आके वो अपना 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर पाएगा। तो वो कंसेप्ट भी ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि ये एक हायर एजुकेशन की बात हो सकती है, उच्च शिक्षा में हमारा बच्चा मैच्योर होता है, लेकिन जब स्कूल शिक्षा की बात करते हैं तो वहाँ तो आपका पूरा 1-to-1 क्लासरूम होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना होता है। आप केवल एजुकेशन कोई चीज़, कोई इसको एक सर्टेन कंटेंट से वो उसके दिमाग में भरने की बात नहीं होती है। हम हमारी संस्कृति देखते हैं, हमारी जो एक अपनी एक विरासत है हमारी, कह सकते हैं कि भारतीय एक पद्धति है कि गुरुकुल पद्धति क्या होती है, कैसे क्या हम एक शिक्षक का कितना मान सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक मशीनरी कितनी भी एक परिष्कृत हो जाए, अब आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उसमें ठीक है एक सिस्टम में आप पूरा उसमें आप सब चीज़ें भर दें उसमें, लेकिन वो भी मशीन अपना इवोल्यूशन अपने सिस्टम से करेगी, और जो आपका एक मानव जो काम करता है जो वो उसका एक अलग होता है। तो जो चीज़ें हम एक बिल्कुल प्रकृति नेचर के ढंग से, नेचर के साथ बैठ के जो नेचर के हिसाब से दे पाते हैं, उस हम तकनीक के माध्यम से नहीं दे पाएंगे। तो ये ऑनलाइन का भी बहुत बड़ा चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ऑफलाइन ही पॉपुलर रहेगा, वो ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारी एक बहुत अच्छी पीढ़ी का निर्माण करना होता है। हम केवल मशीनरी अपने सिस्टम को बनाएंगे तो सब चीज़ खत्म हो जाएगी। इस वक्त आप रेडियो लेक सिटी के साथ हैं, और रेडियो लेक सिटी के साथ हैं प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत। आप पंडित जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति हैं। प्रोफेसर सारंग देवोत, जाते जाते खास तौर पर वे युवा लोग जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और विद्यार्थी हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? जीवन में दो बातें मैं युवा को कहना चाहूँगा कि किसी भी हमें उद्देश्य को प्राप्त करने कुछ शॉर्टकट नहीं होता जीवन में। हमें बहुत ही एक आपको पूरा एक शेड्यूल के साथ जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, और दूसरी बात है कि जीवन में डर नहीं रखें, क्योंकि आप देखिए कोविड-19 पैंडेमिक में जो ज़्यादा मौतें हुई हैं वो डर के मारे हुई हैं। हम हमारे विद्यार्थियों को, हमारे परिवार में सभी को ये चीज़ें सिखाएं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस समस्या का सलूशन देखें और गहरे से उसकी स्टडी करें, क्योंकि बहुत से ऊपर फौरी रूप से हम देखने में हमें लगता है कि नहीं ये संकट बहुत हैं, और फिर हमारी जो बॉडी केमिस्ट्री ऐसी बन जाती है, नेगेटिविटी बढ़ती रहती है, और फिर उसके बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं। तो न तो डरना है, न भागना है, हमें आगे बढ़ना है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत, आपका हृदय से आभार।